Hello students and learners, welcome to this channel शिक्षा एकेडमिक एंड ट्यूटोरियल्स। इस चैनल में आपको मिलेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कुछ थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल कंसेप्ट एंड आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ एकेडमिक के कंसेप्ट एंड कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड टिप्स आगे डिस्कस करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है एंड आज जो लेक्चर बेस्ड है आपका वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसेक्ट का। ओके, ये एक टर्म है क्लोजर जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट में काम आता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्लोजर एक्चुअल में होता क्या है एंड इसे कैलकुलेट क्यों किया जाता है एंड कैसे किया जाता है। लेट्स सी। तो देखिए क्लोजर क्या होता है। क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम इट। अगर हमें कोई भी रिलेशन गिवन है लाइक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आर, यहाँ पे एक रिलेशन है जिसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी। ये एट्रीब्यूट्स है, ये एक रिलेशनल स्कीमा है, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं एंड यहाँ हमको कुछ रिलेशंस गिवन हैं। तो क्लोजर क्या कहता है, अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करते हैं। सी, यहाँ पे एक मैंने की टर्म लिखा है जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, एवरी एट्रीब्यूट डिटरमाइन इटसेल्फ। डैट मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करने चलेंगे तो वो खुद में भी काउंट होगा। लेट्स सी। देखिए यहाँ है A टेंस टू B, B टेंस टू C, C टेंस टू D एंड D टेंस टू A। D डिराइव कर रहा है A को। देखिए उसी तरीके से CD को, BC को, AB को। अब नाउ इफ वी वांट टू फाइंड क्लोजर ऑफ D, अगर हमें सपोज D का क्लोजर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्लोजर क्या होता है, क्लोजर खुद में भी काउंट होता है। अगर D का क्लोजर हम निकालेंगे तो सबसे पहले आपका क्लोजर काउंट होगा D इटसेल्फ। एवरी एट्रीब्यूट डिटरमाइन इटसेल्फ, वो अपने आप को भी डिटरमाइन करता है। D का क्लोजर निकालने के लिए हम लिखेंगे वो एट्रीब्यूट एंड उसके ऊपर छोटा सा प्लस सिंबल लगाएंगे। ठीक है, देन हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स लिया एंड उसके अंदर उसके क्लोजर को फाइंड किया। तो D का क्लोजर क्या हुआ, D। अब देखते हैं क्या D से हमें कोई रिलेशन गिवन है। हाँ, D A को डिटरमाइन। ओके, A यहाँ से D से डिफाइन हो रहा है। तो देखिए D के बाद क्या आया, A। अब हम देखते हैं क्या A का कोई रिलेशन है। A आ रहा है B से, तो यहाँ आ गया B। नाउ हम देखेंगे B कहाँ जा रहा है, C के पास। तो यहाँ हमने क्या देखा, क्लोजर निकालते टाइम सबसे पहली चीज़ वो खुद को काउंट करता है। दूसरी चीज़ अगर उससे कोई डिराइव्ड रिलेशन हमें गिवन है तो वो उसे भी काउंट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले D की क्लोजर प्रॉपर्टी जब हमने फाइंड की तो आया इटसेल्फ D। नाउ हमने क्या चेक किया कि क्या कोई रिलेशन है, तो हाँ D A के पास है, तो ये हो गया A। फिर हमने A को चेक किया B, तो फिर आया B। फिर हमने B को चेक किया, फिर आया C। तो इस तरीके से हमने इसका क्लोजर फाइंड किया। अब देखते हैं आगे की एग्जाम्पल में ये क्लोजर और क्या हेल्प करता है। तो ये था क्लोजर का एक बेसिक सा कंसेप्ट कि किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट सी। देखिए क्लोजर के कंसेप्ट से निकल के आता है कैंडिडेट की। ओके, अगर आपका एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालते टाइम उसके सारे एट्रीब्यूट्स काउंट होते हैं, डैट मीन्स वो कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है। अब बात आती है ये कैंडिडेट की हम किस तरीके से
फाइंड करते हैं। देखिए, कैंडिडेट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मलाइजेशन। उस पे ये की बहुत काम आने वाली है। बट नॉर्मलाइजेशन होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोजर क्या होता है एंड कैंडिडेट की का उस क्लोजर से क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, रिलेशन ABCD। ओके, ABCD क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। सी, A tends to BC and B tends to CD। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो इटसेल्फ, मतलब वो खुद को भी कॉल करती है। तो सबसे पहले हमने A का क्लोजर निकाला। जब हमने A का क्लोजर निकाला तो ये हमें पता है कि सबसे पहले वो खुद सेल्फ को काउंट करता है। तो यहाँ पर आया A का क्लोजर, हमने इक्वल्स टू लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया, देन A। अब देखते हैं क्या A किसी को डिराइव कर रहा है। तो A B को कर रहा है और C को कर रहा है। तो यहाँ पर A के साथ साथ क्या आ जाएगा, B एंड C। नाउ अब हम चेक करेंगे क्या B किसी को डिफाइन कर रहा है। तो देखिए, B C को कर रहा है और D को कर रहा है। तो यहाँ पर आया C D। एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास 2C काउंट हो रहे हैं या 2D काउंट हो रहे हैं तो ऑलवेज वो 1 ही कंसीडर होगा। ओके, चाहे वो रिलेशन में 2 टाइम्स आया हो या 3 टाइम्स आया हो। नाउ यहाँ क्या है, सो वी कैन से A इज एलिजिबल टू मेक कैंडिडेट की। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि A अपने आप में सारे एट्रीब्यूट्स को कंटेन करके चल रहा है। कैंडिडेट की के लिए वही एट्रीब्यूट एलिजिबल होगा जो अपने साथ सारे एट्रीब्यूट्स को लेके चलेगा। तो जब हमने इस गिवन रिलेशन से A का क्लोजर फाइंड किया तो हमने क्या पाया कि ये जो A एट्रीब्यूट है वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को साथ में लेकर चल रहा है। दैट मीन्स A आपका कैंडिडेट की बनने के लिए एलिजिबल है। तो ये था कैंडिडेट की निकालने के लिए। सपोज एग्जाम में आपको ये पूछ दे कि क्लोजर के साथ साथ आप ये बताएंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है, तो इन दैट केस हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे एंड क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि कौन से एट्रीब्यूट के पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स साथ में इटसेल्फ वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, अब हमने जैसे A का फाइंड किया, अब हम चेक करेंगे B का। तो जब हमने B का निकाला तो जैसा कि हमें पता है वो इटसेल्फ वैल्यू कंसिडर करता है, तो B का आ गया B। अब हम देखते हैं क्या B से कोई रिलेशन में गिवन है, तो हाँ, BCD। तो BCD। अब अगेन C से कोई है, नहीं है, D से कोई है, नहीं है, तो यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स नहीं हैं। डैट मीन्स B जो है वो कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, C का हमने क्लोजर निकाला। C का जब हमने क्लोजर निकाला तो ये भी इसी तरीके से, क्या कोई रिलेशन गिवन है हमको, तो नहीं गिवन है C के लिए। उसी तरीके से D के लिए हमें यहाँ पर कोई गिवन है क्या, नहीं गिवन है। डेट मीन्स केवल A ही आपका एलिजिबल है कैंडिडेट की बनने के लिए है। इस तरीके के न्यूमेरिकल कैसे गिवन होते हैं, यहाँ पर एक रिलेशनल स्कीमा होता है जिसके अंदर आपके सारे एट्रीब्यूट्स गिवन होते हैं। एट्रीब्यूट्स गिवन होते हैं, फिर यहाँ पर उनके ये चीज़ें बताता है कि A किसको डिफाइन कर रहा है, B एंड C को, B किसको डिफाइन कर रहा है, C एंड D को। उसके बाद आपको 1 बाय 1 सारे क्लोजर चेक करने होते हैं जैसा कि हमने किया, एंड वहाँ पर जो भी सिचुएशन आपसे पूछता है कैंडिडेट की फाइंड करने, क्लोजर फाइंड करने, उस केस में हम वहाँ पर वो चीज़ें सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लोजर एंड कैंडिडेट की का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल, उससे चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रिलेशन ABCDEFGH।
सारे एट्रीब्यूट्स हैं एंड वो क्या कह रहा है कि कैंडिडेट की फाइंड करिए। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन है, सी एच जी को डिराइव कर रहा है, ए बी सी को, बी सी एफ एच को, ई ए को, एफ ई जी को। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। नाउ कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा, हमें सबसे पहले क्लोजर चेक करना है। ओके, तो हम क्लोजर चेक किया। नाउ वी हैव टू फाइंड क्लोजर ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। देन अब देखिए, सबसे पहले हमने ए का चेक किया, ए का इटसेल्फ ए। ओके, अब आ जाओ इसमें, ए बी सी आ गया, बी सी। नाउ चेक करो बी, सी एफ एच, सी एफ एच। नाउ चेक करो सी, तो सी अकेला तो डिफाइन नहीं कर रहा है, वो एच के साथ कर रहा है किसको, जी को। नाउ चेक करो ई, ई ए के पास। नाउ अगेन हमारे पास ऑलरेडी ए हमारा क्लोजर फाइंड हो चुका है, बट हम कह सकते हैं कि ए एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में क्या देखा था, इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जब हमने ए का क्लोजर फाइंड किया तो ए भी, बी भी, सी भी, डी भी, चारों के चारों एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। डेट मीन्स वो कैपेबल है, वो एलिजिबल है। बट यहाँ क्या हो रहा है, डी तो प्रेजेंट ही नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज नॉट एलिजिबल फॉर कैंडिडेट की। अब जब सिंगल क्लोजर निकालने में हमारे पास ये पता चलता है कि वहाँ पर तो एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो अब हम चलाएंगे पेयरिंग से। क्लोजर को कैसे चेक करते हैं? अब प्रॉब्लम ये आती है कि पेयर तो हम ले लेंगे, बट हम ऐसा कौन सा वैल्यू ले जो पेयर के लिए आए। अब देखिए अपना स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, सी एच, राइट हैंड साइड में देखिए जी, ए जा रहा है बी सी, बी जा रहा है सी एफ एच, ई जा रहा है ए एंड एफ जा रहा है ई जी। यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि डी प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा डिसीजन क्या हुआ, डी इज नॉट प्रेजेंट। सो वी कैन से ओके, डी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ए तो हमारा क्लोजर नहीं फाइंड कर पाया, ए हमारा कैंडिडेट की के लिए नहीं एलिजिबल है। तो अब डी के लिए क्या होगा, जब डी को हम क्लोजर निकालेंगे तो यहाँ पर डी का जब सिंगल क्लोजर निकालेंगे तो वो तो अकेला ही काउंट होगा। क्यों? पहली चीज़ तो ये जो इट सेल्फ कंसिडर होता है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर तो डी के लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। तो अब हमने क्या देखा कि किसी भी रिलेशन स्कीमा में राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट मिसिंग होता है उस एट्रीब्यूट की हम करते हैं पेयरिंग। किसके साथ? बाकी सारे के एट्रीब्यूट के साथ। देखिए अब किस तरीके से वो पेयरिंग हुई है। देखिए, T is pairing with all attributes. ओके, नाउ हम चेक करते हैं। ये रहा हमारा रिलेशन था दिस वन, सी एच जी ए बी सी। अब देखिए डी और ए की बात करें, तो डी और ए तो पहले में होगा, पहले से ही वो इटसेल्फ कॉल करेगा। अब बात आती है ये बी सी एफ एच ई जी मैंने कैसे फाइंड किया, तो देखिए जब डी ए हुआ, अब हमने देखा कि ए का स्टेटमेंट क्या है, बी सी, तो यहाँ क्या आ गया, बी सी। ओके, नाउ बी के पास क्या हो रहा है, सी एफ एच, तो आ गया सी एफ एच। उसी तरीके से ई जी कहाँ से आया, तो एफ किसके पास आ रहा है, ई जी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने डी ए का क्लोजर फाइंड किया
तो DABCFHEG सारे के सारे एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। उस DA के क्लोजर फाइंड करते टाइम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे काउंट हुए हैं। दैट मीन्स DA एलिजिबल है कैंडिडेट की के लिए। ओके, नाउ DB चेक करते हैं। ठीक है, DB क्या कहता है? सबसे पहले तो DB इटसेल्फ काउंट हो गया। अब अगेन B हुआ CFH, अगेन सेम चीज है, CFH है, F का EG एंड E किसका है? A का। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? DB भी एलिजिबल है। अब बात आती है DC में यहाँ पर नो क्यों है? तो चलिए चेक करते हैं। जब हमने D और C के साथ पेयरिंग किया और उसका क्लोजर फाइंड किया तो DC तो खुद में हो गया, लेकिन अब यहाँ पर C अकेला H के साथ G के पास जा रहा है, वो अकेला नहीं जा रहा है। अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? C जा रहा है G के पास और H जा रहा है G के पास। अगर हम इस पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ों को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ भी सारे एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो ये एलिजिबल नहीं है। नाउ DE और DF क्यों यस है? इसलिए क्योंकि DE का जब हमने क्लोजर निकाला तो यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स आए और DF का जब हमने क्लोजर निकाला तो यहाँ पर उसके सारे एट्रीब्यूट्स काउंट हुए। डैट मीन्स ये दोनों के दोनों भी कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली DG भी आपका नो होगा। क्यों? क्योंकि DG तो है, बट देखिए क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, क्या G से कोई स्टेटमेंट है क्या? नो, G राइट हैंड साइड में है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। अगर G लेफ्ट हैंड साइड में होता तब हम कहते कि हाँ ये कंसिडरेबल है, बट यहाँ पर कंसिडर नहीं है। डैट मीन्स आपका D एंड G कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कैंडिडेट की क्या करता है? वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव करता है, तभी तो हम कहते हैं कि वो कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है या वो कैपेबल है। और ये हम डिसाइड करते हैं उस क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू जो कि आज हमने सीखा। अब यहाँ पर एक डाउट ये होता है कि हम पेयरिंग कैसे लें। तो याद रखना ये एक छोटी सी ट्रिक है। जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है, पहले तो हम सिंगल चेक करेंगे। अगर सिंगल क्लोजर निकालने से हमें पता चल जाता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स काउंट हो रहे हैं, डैट मीन्स वो कैंडिडेट की है, वो सिंगल एट्रीब्यूट भी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड पे ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट मिसिंग है, कौन से एट्रीब्यूट का कोई स्टेटमेंट नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पर D नहीं है। ओके, यहाँ पर D नहीं है, तो हमने क्या किया? D की एवरी पेयरिंग की, एवरी एट्रीब्यूट के साथ DA, DB, DC, DE, DF, GH। ओके, उसके बाद हमने सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया। एक चीज़ इसमें और याद रखेंगे कि कभी भी डबल एट्रीब्यूट आ रहा है तो उसे सिंगल ही काउंट करना है। ओके, देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आई थिंक और लिया है। सी, ये रिलेशन है एंड ये सारे स्टेटमेंट है। तो F कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि उसमें F प्रेजेंट ही नहीं है। A टेंड्स टू C, B टेंड्स टू D, C टेंड्स टू E, D टेंड्स टू E and E टेंड्स टू A and F टेंड्स टू B। बट राइट हैंड साइड में F प्रेजेंट नहीं है, तो हमने क्या किया? F का क्लोजर निकाला एंड F तो इटसेल्फ वो काउंट होगा ही होगा। जब F काउंट होगा तो F टेंड्स टू B भी काउंट होगा, B काउंट होगा तो B टेंड्स टू D भी काउंट होगा, D काउंट होगा तो D टेंड्स टू E भी काउंट होगा, E काउंट होगा तो E टेंड्स टू A भी काउंट होगा, A होगा तो A टेंड्स टू C भी होगा एंड C है तो E है और E ऑलरेडी एक बार आ चुका है और F तो इटसेल्फ कॉल करेगा। सो F आपका कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है।
तो ये था आपका क्लोजर एंड कैंडिडेट की। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। देन ये था क्लोजर। आगे आने वाले वीडियोस में हम मिलेंगे कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। सो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू।